नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी एईडीओ जनवरी में प्रस्तावित है। साथ ही साथ बिहार एसआई भी है और बीपीएससी जो बिहार एसएससी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और 72 बीपीएससी भी अभी नेक्स्ट ईयर तो होगा ही होगा। आप सभी इन सब की तैयारी कर रहे होंगे, जहां पर हम मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको कॉन्टिन्यूस करवा रहे हैं, साथ ही साथ जीएस की। आज का जो मेरा वीडियो है ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बीपीएससी साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और अभी जो 71 बीपीएससी हुआ था इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायो के भी। तो मैंने वो तो क्वेश्चन रखे हैं जो बीपीएससी के हैं। मैंने सोचा है कि आपको 500 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको बीपीएससी ने अभी तक पूछा है उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवा दे। आज के जो सेट है उसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। बीपीएससी ने जो अभी जो 30 क्वेश्चन पूछे हैं वो, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन और भी मैंने ऐड किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप समझिए कि एक क्वेश्चन से कम 5 प्रश्न समझाऊंगा मैं आपको, यानी उसके पीछे का जितना बैकग्राउंड होगा आप उसको समझेंगे तब आप कर पाएंगे कि देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से आपसे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी ज्यादातर स्टैंडर्ड जो है वो 9th 10th का है, तो मैं आपको 9th और 10th का जो उससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा एक ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और बताइए कमेंट में कैसा पसंद आ रहा है। ठीक है, 5 पार्ट हम करेंगे, मतलब ऐसे में 50-50 का करके, मैं 500 का है तो मैंने 10 वीडियो आएंगे इसके, बट छोटे छोटे वीडियो होंगे। आप 500 का ये समझिए कि आप उसको 2500 क्वेश्चन समझिए। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मैथ रीजनिंग भी देख सकते हैं आप, मैंने करवाया है। कह रहा है कि हम एक बक्से को 200 न्यूटन के फोर्स से खींचते हैं। कह रहे कि वी पुश अ वुडन बॉक्स अलोंग अ फ्लोर, यानी फर्श पर, आप ऐसे समझिए ये फर्श है, यहाँ पर एक बक्सा रखा है और आप इस पर फोर्स लगाते हैं कितना, 200 न्यूटन का। जब इसको 200 न्यूटन के फोर्स से खींचते हैं तो आप जानते हैं जब भी किसी वस्तु को हम आगे की तरफ खींचते हैं तो जिस तरफ खींचते हैं उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, या इसको कहते हैं घर्षण बल। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक कंडीशन होती है, जैसे जैसे घर्षण बल जो होता है, जैसे आप इसको थोड़ा फोर्स बढ़ाएंगे घर्षण बल बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे ये और बढ़ जाएगा क्योंकि तब तक वस्तु नहीं खींचेगी। परंतु एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बढ़ना बंद हो जाएगा और इस अवस्था में जो वस्तु है एकदम की गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि, तो यानी कि ये मैक्सिमम जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। समझ में आ गया। अगर आप, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये वस्तु क्या खिसकने की कंडीशन में आ गई है, यह नियत वेग से खिसक रही है। नियत वेग से खिसकने का अर्थ है कि अब इस पर कोई भी जो दोनों फोर्स है वो एक बराबर हो चुके हैं, तो यानी कि 200 न्यूटन का फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना रहा होगा, 200 न्यूटन रहा होगा। तभी तो इसको कैंसिल ही कर दिया और वस्तु गतिमान अवस्था में आ गई है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 200 न्यूटन। यही पूछा है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण कितना होगा, 200। अब आप सोचिए कि सपोज हमें बताइए 200 और 200, अगर इसको हम ये बताइए कि अगर आपने इसमें लगा दिया 250 न्यूटन का फोर्स, सपोज ऐसे कह दे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 200 न्यूटन है, और आपने इसमें जो फोर्स अप्लाई किया है वो है 250 न्यूटन, और इस वस्तु का मतलब सपोज मास मान लेते हैं कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है 10 केजी। तो आपसे पूछेगा कि ये वस्तु कितने त्वरण से गति करेगी। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पूछ सकता है, कितने त्वरण से गति करेगी। तो देखिए जो अधिकतम वेग है वो कितना है, 200 न्यूटन। तो 200 200 एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बचा कितना, 50 न्यूटन। अब ये जो 50 न्यूटन का बल है यही क्या करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण एक्सीलरेशन। तो देखिए कितना है ये, 50 न्यूटन, मास पता है कितना दिया है 10 केजी, और ए कितना है तो ए पता करना है। ठीक है, 10 का भाग दीजिए 50 में, 5 बार कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आ गया। आई होप समझ गए होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण से संबंधित क्वेश्चन ये था, आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे दे देता है कि कौन सा त्वरण जो है, ये कौन सा फ्रिक्शन जो है सबसे अधिक, सॉरी कौन से टाइप का जो फ्रिक्शन है वो सबसे अधिक होगा। देखो एक होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर एक होता है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, जिसे हम कहते हैं
काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको भी नाम दिया था सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। देखिए सबसे अधिक तो सीमांत होता है, सीमांत में मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा है, यानी सीमांत सीमा है, इससे ज्यादा घर्षण हो ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक घर्षण होता है। स्टैटिक कौन होता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है उस कंडीशन में जो घर्षण होता है उसे कहते हैं स्टैटिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वस्तु एक बार गतिमान हो जाती है, गति की अवस्था में आ जाती है, फिर त्वरण अपने आप कम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से इनका मान याद रखिएगा ये, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक ट्रक जो है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रक जो है वो ब्राह्मा अवस्था से शुरू करता है और फिर नियत त्वरण से एक पहाड़ी से नीचे की तरफ खिसकता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यह नीचे की तरफ आता है। 20 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 20 सेकंड में 400 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। करेक्ट, ट्रक का जो मास दिया है वो कितना दिया है, 7 टन। द्रव्यमान कितना दिया है, 7 टन दिया है। तो पूछा कि उस पर फोर्स कितना होगा। अभी बताया मैंने, फोर्स का बताया था, F बराबर m इंटू ए होता है। अब मास तो पता है कितना, 7 टन, और 1 टन में जानते हैं 1000 केजी होता है, तो कितना आ जाएगा, 7000 केजी आ गया। अब हमें बस ये पता हो जाए तो हम यहां रख करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। अब ये कैसे आएगा देखिए, तो आप जानते हैं न्यूटन के 3 नियम होते हैं, न्यूटन के 3 समीकरण है। एक है v बराबर u प्लस at, जहां v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है टाइम, यानी a है एक्सीलरेशन, t है टाइम। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है, 0, क्योंकि ब्राह्मा अवस्था से शुरू किया है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। रेस्ट से स्टार्ट होने का अर्थ है कि u तो हो गया 0, तो अब u की जगह कितना रख देंगे, 0। जैसे यहां 0 रखेंगे 0 पूरा ये 0 हो जाएगा, तो बचा कितना s कितना दिया है 400, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना दिया है 400 बराबर 1/2, ए हमें पता करना है, और टी का मान कितना दिया है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना 400, क्योंकि समय कितना दिया है 20 सेकंड। अब 400 से 400 काट दीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, तो ए बराबर कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणा करेंगे ना। अब बस ए का मान आ चुका है, यहाँ 2 रख दीजिए, तो 7 दूनी 14 है, 14000 न्यूटन जो है ये फोर्स आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। इस टाइप के इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे थे तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि ये सब 10th 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ये सब 9th में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण भी याद रखिएगा, इनका उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, करें कि इफ एनर्जी कंजप्शन इन अ हाउस इज 200 यूनिट, करें कि आपके घर में अगर 200 यूनिट बिजली खपत होती है, तो इसको बताना है किसमें, जूल में। अब देखो ये जो यूनिट है इसको हम कहते हैं KWH, किलोवाट घंटा, पढ़ा होगा आपने। आप जानते हैं कि ये किसका यूनिट है, एक तो यही पूछता है, तो ये ऊर्जा का यूनिट है, किसका, एनर्जी का यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, किसका, एनर्जी का यूनिट है। और आप जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी एक में, तो ये कितना है 250 है, तो बस 250 गुणा कर दीजिए इसका, तो 3.6 को 250 से गुणा करेंगे इंटू 10 की पावर 6 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 900, गुणा करेंगे कितना जाएगा ये 900 गुणे 10 कहते हैं 6। तो अब इसमें 900 तो है नहीं है, तो 9 है, तो 2 जीरो इसमें हटाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा हटाएंगे, तो यहाँ 2 अंक बढ़ा दीजिए, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये याद रखिएगा, कभी बहुत बार पूछा गया है कि ये किसका यूनिट है, और साथ साथ पूछता है कि 1 KWH बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों, नहीं देखिए, करे इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, कि जो साउंड है, ध्वनि है, ये ध्वनि है, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किसमें होती है। अब इसकी बात करेंगे, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, ये तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ ध्वनि से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, ध्वनि जो साउंड है इससे संबंधित कुछ बातों को जानना चाहिए आपको। एक तो याद रखिए कि ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि कितनी तेज है, तीव्रता जिसको, या इसको हम प्रबलता कह सकते हैं, इसको नापने का जो यूनिट होता है जिसको लाउडनेस कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ साउंड, इसका मात्रक क्या होता है, एक तो याद रखिए इसको नापते किससे, तो एक तो नापते हैं ऑडियोमीटर से, किससे नापते हैं, ऑडियोमीटर। एक तो इंपॉर्टेंट कि साउंड कितना
तीव्र है उसको नापने की यूनिट क्या होती है? ऑडियोमीटर। इसका मात्रक क्या होता है वो भी याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है डेसीबल। ठीक है, ठीक, एक तो ये मात्रक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अब पूछा जाता है कि ध्वनि जो है वो किस टाइप की तरंग है, ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, ध्वनि की तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग, तो देखिए इसका, तो ध्वनि एक एक पूछा जाता है किस प्रकार की तरंग है, तो याद रखिएगा ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, जैसे आपने स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे खींचते हैं तो आगे पीछे मूव करती है, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जबकि जो प्रकाश है, प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश जो है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ये बात रखिए। और जो ध्वनि है वो कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ध्वनि के बारे में ये याद रखिएगा। तीसरा, ध्वनि की जो गति है, आप जानते हैं कि ध्वनि जो निर्वात में गति इतना करता नहीं है, तो सबसे अधिक गति जो होती है वो होती है ठोस में, सोलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है द्रव में, ठीक है, लिक्विड में। तीसरे नंबर पर ध्वनि होती है, जो सबसे कम ध्वनि होती है वो होती है गैस में। ठीक है, गैस में। और निर्वात में आप जानते हैं गति करता नहीं, वैक्यूम में गति करता नहीं, तो गैस में ही हो गया। अब ये बताइए कि ठोस में भी सबसे ज्यादा गति किसमें करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ठोस में सबसे ज्यादा जो गति होती है वो होती है स्टील में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा गति किसमें हो जाएगी? स्टील में। तो ध्वनि के बारे में इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो काफी सारे हद तक ये क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, हो गया। तो अच्छा, याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में भी याद रखिए, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जबकि इसको कहते हैं, अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, TRANSVERSAL वेव, ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, वहीं अगर, ठीक है, जो ध्वनि की स्पीड है ये बहुत सारे मीडियम पे निर्भर करती है, तो इसकी ध्वनि की जो स्पीड है वो घटती बढ़ती भी रह सकती है। ठीक है, अब एक चीज होता है, मैं थोड़ा बताता हूं, जो हमारी ध्वनि सुनने की जो क्षमता होती है, जो ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जो श्रव्य ध्वनि होती है, जो ऑडिबल साउंड होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के, किससे? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होती है वो हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये श्रव्य ध्वनियां हैं। श्रव्य माने जिसको सुना जा सकता है। ठीक है, ऑडिबल साउंड है। ठीक है, अगर वह 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से है तो उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं इनको? अवश्रव्य ध्वनि, यानी ऐसी ध्वनि जो 20 से कम है। और अगर 20,000 से ज्यादा है तो इसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, सोनिक, और इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। इन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं। साथ साथ जो ये पराश्रव्य ध्वनि है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि है, इसका एक उपयोग होता है सोनार में। किसमें होता है? सोनार में। आप जानते हैं जो समुद्र होता है, समुद्र की गहराई वगैरह नापने में हेतु ये जो जहाज होते हैं, जहाज से आगे कोई वो चीज तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ये सब पता करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे कहते हैं सोनार। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी सारी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सब का प्रयोग बहुत बार होता है। सोनार याद रखिएगा, सोनार। ठीक है, चमगादड़ जो होता है आप जानते हैं कि वो इको लोकेशन का प्रयोग करता है, यानी वह पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करता है अपने रात में मार्गदर्शन करने के लिए या अपना शिकार ढूंढने में। आप जानते हैं जो डॉल्फिन होती है, ठीक है, उसके पास भी आंखें नहीं होती हैं, तो वो भी इसी पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा ही अपना शिकार ढूंढती है या रास्ता दिखती है। तो ये याद रखिएगा डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो उसके पास आंखें नहीं होती। तो मैंने इतनी सारी बता दी, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज। करें कि जब मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखा होता है, सपोज जमीन से h ऊंचाई पर रखा है, तो जब किसी पोजीशन पर रखी हुई तो उसे कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। ये कितनी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है
पीई बराबर mgh। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। m क्या है, द्रव्यमान यानी मास, g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 होता है, और h क्या है, जमीन से ऊंचाई। वहीं गतिज ऊर्जा कोई पूछे तो गतिज ऊर्जा होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान और वेग वेलोसिटी का गुणा। अब देखिए जब वस्तु ऊपर से गिर रही होती है तो जब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो घटती जाती है, परंतु इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, और दोनों एनर्जी का जो योग होता है हमेशा नियत रहता है। तो पीई प्लस के ई, इन दोनों का वेग जो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो रहता है वो हमेशा काम करता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्या चीज सही है, तो कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का इट इज कोरोलरी ऑफ द, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा संरक्षण के नियम सिद्धांत का ओपन होता है, या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ओपन नहीं होता है। तो ओपन नहीं है, ऐसे यहाँ पे गलत थोड़ा छप गया है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, ठीक है। हाँ, बाकी ऑप्शन अब कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ध्यान देखिए, बस ये है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमेशा सही रहेगा, क्योंकि कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वॉयड। तो ये जो भी ऑप्शन है आप ध्यान रखिएगा, बस इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, करा एक मिनट, अब देखिए बैलों की एक जोड़ी जो है खेत जोतते समय हाई पर 140 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, यानी कि दो बैल है 140 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, जिससे खेत जो है 15 मीटर लंबा, यानी कि खेत जो है यहां से ऐसे समझो कि ये है 15 मीटर का खेत है, ऐसा फोर्स कितना यूज हो रहा है, तो 140 न्यूटन का फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि इस लंबाई में अगर एक बार जाने में कितना खेत जोता गया है उसका कार्य बताना, वर्क बताना, कितना वर्क होगा, यानी कि कार्य पूछा है। तो आप जानते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है 140 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है 15, तो 15 गुणा कर दीजिए, तो 15 चौको 60 और 6 15 और 6 21, तो 2100 जो ये वर्क होगा इतना वर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दोस्तों एक बार पूछा जाता है कि वर्क जो है कब जीरो हो सकता है, अगर विस्थापन जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स जो है वो एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे एक आदमी अपने सिर पर कोई बोझ रख करके और सीधे जा रहा है, तो बोझ यानी जो भार है वो कहाँ है, इसका सर का नीचे की तरफ है mg, और जा कहाँ रहा, विस्थापन ऐसे हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बना है 90 डिग्री, तो इसका कार्य क्या होगा, कार्य जीरो होगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्य कब जीरो हो सकता है, तो इस कंडीशन में कार्य जो है वो जीरो हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2100, तो ये सही है। कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर कोई समतल दर्पण है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो आप जानते हैं इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। क्यों, क्योंकि देखिए प्लेन मिरर है तो अब इसका कोई कर्व तो है नहीं, तो वृत्त तो बन नहीं सकता है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि इसका आंसर तो हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर यह कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है जिसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर उत्तल दर्पण है, यह है क्या है, दर्पण है यानी कि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स है, तब इसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, दो। दूसरी बात, तीसरी बात याद रखिएगा कि इसमें से जो है ये जो उत्तल दर्पण जो है ये सदैव हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कैसे बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, यानी कि छोटी इमेज बनाएगा, और कैसे बनाएगा, हमेशा सीधी बनाएगा, सीधी यानी कि इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट, और कैसे बनाएगा, वर्चुअल यानी कि आभासी बनाएगा, ठीक है, और छोटी इमेज बनाएगा। यानी जब भी आपको किसी बड़ी चीज को छोटा करके देखना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका, और जब भी किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका। इतना याद रखिएगा। तो जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों का जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, जो साइड में होता है वो ये होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात उसमें याद थोड़ा सा कि एक होता है F बराबर r/2, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसका आधा होता है फोकस। तो फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए,
करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए पावर जो है इसके, अब सीधा सूत्र है कि P बराबर वी आई होता है। V माने वोल्टेज और I माने करंट। अब हमने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या होता है, आई V बराबर आई आर होता है। तो अगर V की जगह आप आई आर रखेंगे तो यहां से देखो आई आर गुणे आई, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो देखो एक सूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा, अगर हम यहाँ से आई पता करना चाहे तो आई बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन में आर। तो अगर हम आई की जगह V अपॉन आर रखते हैं तो देखो P बराबर क्या आ जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। तो क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन में आर। तो तीसरा ये हो गया। अब देखो आई स्क्वायर आर भी दिया, ये भी सही है। ठीक है, वी आई भी दिया, ये भी सही है। वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सही है। बट आई आर स्क्वायर नहीं होता है, आर का स्क्वायर नहीं होता है, तो यही रॉन्ग है। पावर का यूनिट क्या होता है, मात्रक पूछ सकता है, तो इसका मात्रक याद रखिए वाट होता है। क्या होता है, वाट। ठीक, कभी कभी पूछता है कि जो मशीन होती है उनकी जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसका यूनिट होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और एक एचपी बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट करंट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है यानी कि लघुपातन होता है, तो उस समय विद्युत धारा में क्या होता है। तो देखिए करंट जो होता है, जैसे अब दो तार आप जोड़ दीजिए, देखिए एक ये तार है और दूसरा तार ये है। अगर इन दोनों को आप कभी टच कर दें, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं और इसको फेज वायर कहते हैं। जब भी ये कभी टच हो जाएंगे तो आप जानते हैं तो सर्किट में बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाती है, और हाई करंट बढ़ने से, बहुत ज्यादा करंट बढ़ने से सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है सिग्निफिकेंट, ये तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इससे बचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फ्यूज यूज करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूज क्या करता है, सर्किट को सेफ रखता है। तो सर्किट को सेफ कौन रखता है, फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह सर्किट को सेफ रखता है। द डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मैंने बताया कि विद्युत उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का नाम क्या है, तो वह है फ्यूज। ठीक है, तो विद्युत आघात से बचाना है तो फ्यूज का यूज करना पड़ेगा। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जिसको कहते हैं, जनरेटर क्या कहते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को यह कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मोटर जो है इसका अपोजिट करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा, इससे ये जो जनरेटर है, इससे हम एसी करंट उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट होते हैं, वह हम इससे उत्पन्न कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि द पीएच ऑफ द 0.1 N HCl ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट कितना होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ये जितना है, जैसे 0.1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर यह 0.01 होता तो आंसर हो जाता है 2। यानी कि पॉइंट के बाद जितने अंक होगा आंसर उतना। अगर ये दिया तो 0.001 दिया हो, हमेशा ऐसे ही दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अगर ये 0.1 N है या 0.1 M हो तो पीएच कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर 0.01 दिया होता तो आंसर 2, यानी कि पॉइंट के बाद जितने अंक बढ़ते जाएंगे आंसर उतना ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सूत्र में नहीं जाना है, आप ऐसे याद रखिएगा। आप जानते हैं अगर पीएच जो है वह 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, एसिड होगा। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा, बेसिक होगा। और 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और नमक जो होता है, जो खाने का सादा नमक होता है, NaCl होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। वहीं जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो पानी जो होता है, उसका भी पीएच 7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नहीं देखिए, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। स्मार्ट जो फिल्म होती है वह बनाने में किस चीज का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इसका होता है इंडियम टिन ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंडियम टिन ऑक्साइड इसका यूज करते हैं स्मार्ट फिल्म बनाने में, तो इसका याद रखिएगा। ठीक है, वही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये आप जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, तो ये है, आप जानते हैं ये है, ठीक है, CaCO3। ठीक है, तो ये क्या है, लाइमस्टोन है, क्या है, चूना पत्थर।
ठीक है, चूना पत्थर है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विच मेटाई कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा के उपचार में किस धातु यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इसका होता है प्लेटिनम का उपयोग होता है उसमें, तो ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि प्लेटिनम का उपयोग होता है कार्सिनोमा के उपचार में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यह है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं उसमें किस यौगिक का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ये है येविंग, ठीक है, येविंगो गेस्ट्रोल जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट, विच फ्यूल इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये पूछा है, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा किसका यूज करते हैं, ठीक है, ये है ट्राई एथिलीन टोल्यूइन, तो जो है ये है ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट HPHBV जो है ये केमो डिग्रेडेबल पॉलीमर स्टैंड फॉर, जो ठीक है, तो केमिकल से डिग्रेडेबल जो है पॉलीमर है, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी जो है इसका ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि हार्मोन आर रिलीज्ड, देखिए हार्मोन दो टाइप होते हैं, एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम, ठीक है, हार्मोन जो होता है ये तो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, कितना अंतःस्रावी ग्रंथि जो एंडोक्राइन से, जो एंजाइम होते हैं ये निकलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि से, बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन से, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी एंडोक्राइन। दूसरा याद रखिएगा कि एक ग्रंथि ऐसी है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अग्नाशय, अग्नाशय एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, क्योंकि इससे दोनों चीज उत्पन्न होता है, ठीक है, एंजाइम भी और हार्मोन भी। हार्मोन कौन सा कहता है इससे, तो याद रखिएगा इससे इंसुलिन हार्मोन कहता है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, और यह शर्करा को नियंत्रित करता है यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है, जिसके अधिकता यानी ये हार्मोन कम हो जाए तो उससे मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज होता है, ठीक है, मधुमेह रोग। और इससे एंजाइम कौन सा कहता है तो आप जानते हैं, इससे ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो फैट और वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, और वहीं जो लाइपेज है फैट को फैटी एसिड में, तो ये सारी बातें याद रखिए सब 10th में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। करेक्ट, व्हाई इट इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट्स, कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट होता है उसमें तेल को क्यों रखना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि यह इट फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड रिएक्शन करके, इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ ऑयल और रस्ट इज ऑब्जर्व, तो ये सारी चीज हो जाएंगी, और इसका आंसर नंबर डी जो है दैट्स करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू द इंटरएक्शन बिटवीन द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच का संबंध को दर्शाता है। देखिए अगर इनका नाम पता हो, एक होता है पैरासिटिज्म होता है कि ऐसा जीव जो किसी के शरीर में रहता है उसी से भोजन प्राप्त करता है, इसे कहते हैं परजीवता। तो जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में रहता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, तो इसे क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म या परजीवता, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सहजीवन वो होता है जहां दोनों एक दूसरे को फायदे पहुंचाते हैं, तो ये सहजीवन सिम्बायोसिस हो जाएगा, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो होता है एम, प्रथम श्रेणी का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो संक्रमण के जवाब से बचने के लिए प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा आईजीएम, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल मेम्ब्रेन मेड ऑफ, देखिए जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे शरीर की जो ये होती है वो किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, एक तो ये याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही सही है, प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा याद रखिएगा जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, होती है कोशिका भित्ति जो होती है ये बनी होती है किससे, याद रखिए ये पूछ सकता है, तो ये बनी होती है संयुयोज से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं कि एक होता है लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। वही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस, क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वहीं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका की पूछे, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी ये वेन हुक ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, करे स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन आर कोई, करे ऐसी प्रजातियां जो खतरे में है, यानी कि विलुप्ति के कगार पर है, उन्हें क्या कहते हैं, रेयर वो है जिनकी संख्या कम है, तो रेयर तो होगा नहीं, वही भाई वो है जो खतरे में तो है परंतु कम खतरे में है, एक्सटिंक्ट वो है जो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड वो है जो ज्यादा खतरे में, एक्सटिंक्शन के खतरे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडन, कौन सा कोड जो है वो बेकार है, तो इसमें देखो सारे कोड होते हैं AUG, UAA और UGC, ये सारे कोड होते हैं, पर ट्रिपल यू जो है यू ऐसा कोई कोड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप वो होती है जो गर्मियों के सीजन में बोते हैं। ठीक है, मई जून में बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, तो इसमें से शुगर केन जो जानते हैं, गन्ना जो है वो एक वो कौन सी खरीफ क्रॉप है, बाकी गेहूं चना जौ ये सब कौन सी क्रॉप है, तो ये रबी क्रॉप है। करेक्ट कि जायम इज इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो देखिए आप जानते हैं कि जो पादप होते हैं उसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक साधारण सिंपल, ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। ठीक है, इसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जायम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। इसका काम क्या होता है, इसका पानी यानी कि जल और जो खनिज तत्व होते हैं, मिनरल होते हैं, उनका परिवहन करना, और इसका काम क्या होता है, भोजन को परिवहन करना, फूड का परिवहन करना किसका होता है, फ्लोएम काम होता है। तो इसमें पूछा है हमसे कि जायम का काम हो जाएगा, तो इसका काम क्या है, इसमें पानी और खनिज तत्वों का परिवहन करना, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक जो है की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था, तो ये रखिएगा AP डी फॉन्डे जो है इनके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। परंतु कभी कभी पूछा जाता है कि जो जीव जगत है उसको 5 किंगडम में किसने वर्गीकृत किया था, 5 किंगडम में किसने वर्गीकृत किया था, 5 किंगडम में 5 किंगडम जो है इसका वर्गीकरण किया था R.H. विटकर ने, किसने, R.H. विटकर, तो इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा R.H. विटकर 5 किंगडम जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स करेक्ट आंसर। आम द पार्ट ऑफ द पार्ट वी ईट इन अ मैंगो इज, हम आम के जिस भाग को खाते हैं वह कौन सा होता है, देखिए तो आम के 3 भाग होते हैं, एक होता है जो बाहर का, सबसे बाहर जिसको कहते हैं बाह्य यानी एक्जोकार्प, ठीक है, फिर बीच का होता है गुदा जिसको कहते हैं मेसोकार्प, और अंदर होती है गुठली के ऊपर जो परत होती है उसे कहते हैं एंडोकार्प। तो एक्जो एंडो मेसो, तो हम खाते कौन सा, गुदा खाते हैं, यानी कि मेसोकार्प मध्य का भाग जो है उसको हम खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर। The image formed by a concave mirror is real, inverted and equal. देखिए जब भी कहे कि अवतल दर्पण से आप समान आकार की इमेज चाहिए तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, तो देखिए ये दर्पण है तो इसके वक्रता केंद्र पे आप रखें तभी आपको समान आकार की वस्तु इमेज प्राप्त होगी, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे दूर रखेंगे तो इमेज छोटी प्राप्त होगी, इससे पास रखेंगे तो इमेज बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, तो कहां पर रखना पड़ेगा हमें, ताकि हमें समान आकार की सेम साइज की इमेज प्राप्त हो, तो वह हमें रखना पड़ेगा एट द वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वक्रता है, ये वक्रता केंद्र पर एट द सेंटर ऑफ, सॉरी हाँ यही है ना, सेंटर ऑफ द एक्सिस, द सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक है ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है कि ना विद्युत ऊर्जा में, तो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताया था मैंने, मोटर बताया था, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, वही जो बल्ब होता है वो क्या करता है, ये प्रकाश, उसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, वही जो बैटरी होती है, बैटरी सही होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारे जो है इसके आंसर याद रखिएगा, ये सब पूछ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, करेंगे व्हाट विल हैपन इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, कि अगर मून की सरफेस पर दो वस्तुएं जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमान की हैं, अगर गिराई जाती हैं तो क्या रहेगा। तो आप जानते हैं चाहे चांद पे गिराए और चाहे पृथ्वी पर गिराए, दोनों ही वस्तुएं भिन्न मास की होंगी, और हम ये माने कि वहां पर कोई भी अदर गैसेस नहीं है, तो उनका जो वेग रहेगा वो समान रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है समान आकार से उनको आकर्षित करती है। तो देयर विल बी चेंज इन, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, नहीं जड़त्व नहीं होगा, जड़त्व, ये जड़त्व इनर्शिया होना चाहिए यहाँ पे, नहीं होगा। किसी भी क्षण वेग समान रहेगा, तो यही सही है कि किसी भी क्षण उनका वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। यही ऑप्शन नंबर जो सी है सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि हाउ इज एसी करंट जनरेट। अभी बताया मैंने आपको एसी करंट कैसे जनरेट करते हैं। तो जो डायनामो होता है, जनरेटर जो होता है, इसके द्वारा, जनरेटर जो होता है इसके द्वारा हम एसी करंट जनरेट कर सकते हैं। वहीं ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कम वोल्टेज होता है बढ़ा सकता है, और ज्यादा है तो घटा सकता है। अगर कम को ज्यादा करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उपचाई। ठीक है, उपचाई यानी कि कम को ज्यादा कर दे, कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है, उपचाई यानी कि सेटअप, स्टेप अप, सॉरी स्टेप अप कहेंगे इसको, स्टेप अप। और अगर उच्च को कम कर दे तो स्टेप डाउन यानी कि अपचाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक द बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर यूज करते हैं, तो इसका याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केब यार, जो ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कहेंगे पायरोमीटर इज यूज टू मेजर द व्हाट। देखिए पायरोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उपयोग करते हैं हाई टेम्परेचर नापने के लिए, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको यूज करते हैं, पायरोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर पूछे कि अमीटर किसका यूज करते हैं, तो अमीटर का प्रयोग होता है करंट नापने के, विद्युत धारा जो है उसको नापते हैं किससे, करंट नापते हैं किससे, अमीटर। वहीं अगर पूछे स्पीडोमीटर, नाम समझ में आ रहा है, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं। ठीक है, वहीं पूछे ऑडोमीटर से, ओडोमीटर से, ओडोमीटर से नापते हैं दूरी, डिस्टेंस नापते हैं, क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। वहीं पूछे अगर वोल्टमीटर, तो इससे भी क्या नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं, यानी विभवांतर नापते हैं। ठीक है, वहीं पूछे अगर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से नापते हैं आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। मैनोमीटर से नापते हैं प्रेशर, मैनोमीटर का नापते हैं प्रेशर नापते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो ये हो गए हमारे इतने टाइप के। मैंने बताया था ऑडियोमीटर का नापते हैं ध्वनि की तीव्रता, तो ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर। ठीक है, और क्या हो सकता है, ADIO होना चाहिए, एडियोमीटर है। तो ये हो गए हमारे सब। ठीक है, तो ठीक है, हाइग्रोमीटर, ये सब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द ओशियन। अभी बताया मैंने आपको कि पानी में कोई चीज डूबी है, उसकी स्थिति पता करने की क्या यूज करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सी ध्वनि यूज करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड, जिनकी जो तीव्रता फ्रिक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऑडियोमीटर बता दिया आपको, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, तो बेटा इससे भी करंट नापते हैं, क्या नापते हैं, धारा ही नापते हैं, परंतु कम मात्रा में जो धारा होती है, कम मात्रा में धारा कौन नापते हैं, विद्युत धारा, करंट जो है वो इस नापते हैं। और अधिक मात्रा में किस नापते हैं, तो वो नापते हैं हम किससे, अमीटर से। अमीटर से अधिक मात्रा में, और कम मात्रा में धारा किस नापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से। नहीं देखिए, ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। रॉकेट जो है वो न्यूटन के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप जानते हैं जो न्यूटन का थर्ड है, एक्शन टू रिएक्शन, इस प्रकार करता है। तो एक्शन टू रिएक्शन कि जब रॉकेट जब उड़ता है, ठीक है, रॉकेट जब उड़ता है तो ये नीचे तब जेट छोड़ता है, और इस जोर से इसको थ्रस्ट मिलता है, यानी एक्शन टू रिएक्शन, इस वजह से रॉकेट उड़ता है। तो रॉकेट किससे उड़ता है,
ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से। दूसरा नियम क्या कहता है कि जैसे एक बॉलर जो है जब वो गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि जो टाइम है वो बढ़ जाए, और टाइम बढ़ने से उसके हाथ में चोट क्या होगी, कम होगी। तो ये जो होता है ये किस पे है, सेकंड नियम। तीसरा फर्स्ट जो है, प्रथम नियम जो है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होता है, सपोज आप बस पे खड़े हो और जब बस अचानक से बस रुकी हुई है और अचानक से बस आगे बढ़ता है तो आप कहाँ गिरेंगे, पीछे गिरेंगे। और अगर जाती हुई बस में आप खड़े हैं और बस अचानक रुक जाए तो आप आगे गिरेंगे। ये सब जो है, या किसी आम के पेड़ में पत्थर मारते हैं तो आम टूट के गिर जाते हैं, ये सब क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम से। क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। परंतु आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो जब वो डूबेगी तो वह उतना ही द्रव हटाएगी जितना उसका आयतन होगा, और ये हटाए गए द्रव का जो भार होता है इतना ही नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, बायंसी यानी कि उत्प्लावनवाही कार्य करता है। और इसके सिद्धांत पे कौन काम करता है, तो इसके सिद्धांत पे जो सबमरीन होती हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे बने होते हैं। सबमरीन जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। वहीं जो दूध की शुद्धता नापते हैं, याद रखिएगा, दूध की शुद्धता जिसको कहते हैं लैक्टोमीटर, ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, which physical quantity is obtained in the ratio of momentum and velocity, वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं P यानी कि संवेग बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसको नीचे भेज दें तो P अपॉन V बराबर आ जाएगा m, यानी कौन सी राशि प्राप्त हुई, द्रव्यमान, मास, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसका मात्रक याद रखिएगा, केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है संवेग का मात्रक। इसका सूत्र याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाए तो यहां से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पिंड का भार क्या होगा, वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इट इज द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी पर सभी जगह भार जो होता है समान होता है। जानते कि भार जो होता है वो होता है m इंटू जी, और m इंटू जी जो है मास इंटू डेंसिटी। तो आप जानते हैं द्रव्यमान तो हमेशा नियत रहता है, कहीं भी जाइए द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहता है, परंतु जो जी का मान है ये परिवर्तित होता है, और अगर जी का मान परिवर्तित होगा तो वेट भी परिवर्तित होगा। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है, देखिए, ये है ध्रुव यानी कि पोल, और ये है इक्वेटर, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये है ध्रुव, पोल। देखिए यहां पर जो जी का मान है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और यहां पर जो होता है वो मिनिमम होता है, और ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा वेट कहां पर होगा, अगर जी सबसे ज्यादा यहाँ पे वेट भी सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम वेट कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हमसे ये कह रहा है कि सभी जगह समान होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया कि सभी जगह समान नहीं होगा। इट इज हाईएस्ट एट द पोल, कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा, तो यही ऑप्शन सही है कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। कह रहे इक्वेटर पे ज्यादा होगा, नहीं, इक्वेटर पे ज्यादा नहीं होगा। इट इज मोर देन इन द माउंटेन देन द प्लेन, तो माउंटेन पे मैंने कहा ना, ऊंचाई पे जाने पे वेट क्या होता है, घटता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट्स द करेक्ट आंसर, कि ध्रुवों पर क्या होगा, सर्वाधिक होता है। तो चाहे जी का मान पूछे और चाहे आपका क्या पूछे, वेट पूछे, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर डबल the current distance, the gravitational force exerted by the sun and earth would be, करें अगर पृथ्वी और चांद जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन में r का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। और अगर आपने इसको द्रव्यमान तो चेंज की नहीं है, त्रिज्या को बढ़ाया है, कितना किया, दोगुना, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, 1/4, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, नहीं 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस नहीं 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/4। करें कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री, तो इसका अगर जब पानी को 0 से 10 डिग्री पर गर्म करते हैं, देखिए सबसे अधिक जो घनत्व होता है इसका, सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यानी कि पहले जिसका आयतन जो होता है वो घटता है, आयतन 4 डिग्री तक घटता है, और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 0 से जब करेंगे तो घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री पर होता है, यानी कि 4 डिग्री पर। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ेगा, तो 4 डिग्री तक सबसे कम घनत्व होता है, उसका बढ़ना शुरू होता है। और वहीं इसका जो घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है, 4 पर, और आयतन सबसे कम होता है इस समय।
तो आयतन सबसे कम कब होता है? 4 पर कम, और घनत्व तो सबसे ज्यादा, डेंसिटी सबसे ज्यादा और वॉल्यूम सबसे कम। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस तरीके से। देखिए कह रहे व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कह रहे कि परम शून्य ताप क्या होता है? तो सैद्धांतिक रूप से theoretically lowest possible temperature, the temperature at which the vapor of liquid freeze, या temperature at which the oil substance are the vapor phase, ठीक है, या द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनी टेम्परेचर स्केल। तो देखो सबसे सैद्धांतिक रूप से जितना न्यूनतम कम से कम तापमान हो सकता है उस तापमान को क्या कहते हैं हम? यो परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, त्रिक बिंदु एक पूछा जाता है, त्रिक बिंदु क्या है? ट्रिपल पॉइंट क्या है? त्रिक बिंदु कभी पूछे तो त्रिक बिंदु वह तापमान है जिस पर, त्रिक बिंदु वह तापमान है जिस पर जो पानी है, ठीक है, त्रिक बिंदु याद रखिए, जो पानी है वो तीनों अवस्था में होता है, ठोस में भी हो, द्रव में भी हो और गैस में भी हो, तीनों अवस्था में हो, इसे हम त्रिक पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। ये एक विशेष अवस्था होती है, ठीक है, तीनों एक साथ होता है। करेक्ट, क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन द स्काई, साफ, अगर देखिए मौसम स्वच्छ है की अपेक्षा अगर बादल छाए हुए हैं तो मौसम रात जो होती है वो गर्म होती है, क्योंकि जो बादल होते हैं हम जानते हैं ये ऊष्मा के क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ये ऊष्मा को ऊपर जाने नहीं देते, ऊष्मा को रोक के रखते हैं, इस वजह से तापमान क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, तो क्लाउड प्रिवेंट द रेडिएशन ऑफ हीट बिटवीन द अर्थ एंड एयर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकिरण को रोकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, करें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोथ एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर कंट्रोल द टेम्परेचर, कह रहे कि एयर कंडीशनर और एयर जो कूलर होते हैं दोनों तापमान को नियंत्रित करते हैं। बोथ एयर कंडीशन एंड कूलर कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर कंट्रोल ह्यूमिडिटी बट एयर कूलर डज नॉट कंट्रोल ह्यूमिडिटी, बोथ कंट्रोल द स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कि एयर कंडीशनर को या दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यही इसका रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? कह द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि तापमान बढ़ाने से जो ध्वनि की गति है वो बढ़ती है, या द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, कि उसकी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नमी बढ़ने से वेग घटता है। तो अभी पूछा है कौन सा सही नहीं, मैं बताया था कि ध्वनि का जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में, और फिर द्रव में, और फिर गैस में। तो आप बताइए अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ना चाहिए ना, परंतु कह रहा है कि स्पीड घटती है, डिक्रीज होती है, तो यही रॉन्ग है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब आर्द्रता बढ़ रही है, मतलब द्रव की मात्रा बढ़ रही है, स्पीड बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, कि यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। ठीक है, कह रहे द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन, कह रहे कि अगर इसका हम ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होगा अगर आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि डेसिबल किसका यूनिट है? बताया था अभी कि यह वातावरण में ध्वनि की जो मात्रा है वो मापता है, साउंड इन द एनवायरनमेंट, इसको नापता है कौन? डेसिबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।